हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर देख लिया होगा और साथ ही साथ आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देख ही लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन आपका ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके अंदर से मेजॉरिटी रिएक्शन आपकी आने वाली है, इसको अच्छे से पढ़ भी लेना, क्योंकि यही आपका बेस है जो आगे जाके 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेट खोलने वाला है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर करवाई भी एक एक चीज आपको वहां काम आएगी। और सबसे पहली बात, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, अगर आपको उसे आसानी से समझना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले आपको सारी रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन से पहले आपको रिएजेंट याद करनी है, जो भी मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि रिएजेंट आपके लिए उस दवाई की तरह है जो एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देता है ताकि वो बीमारी से बच सके। और अगर पेशेंट बीमारी से बचने के लिए उन मेडिसिन को नहीं खाएगा तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग भी रिएक्शन को आप करना चाहते हो तो रिएजेंट पढ़ लेना, याद कर लेना, अदरवाइज आपसे रिएक्शन नहीं होने वाली। तो चलिए बातों को साइड रखते हुए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे पहले बात याद रखना, हाइड्रोकार्बन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बने होते हैं हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर। ठीक है, जनरली हमें इस चैप्टर के अंदर 4 चीजों के बारे में पढ़ना है, जो कि आपकी पहली है एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्या, आपका एल्कीन के बारे में, एल्कीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्कीन्स किस तरीके से बनाया जाता है और उनका यूज करके हम कौन सी रिएक्शन करवा सकते हैं। देन पढ़ेंगे हम एल्काइन के बारे में, एंड वही सेम चीज है कि प्रिपरेशन देखेंगे पहले, फिर रिएक्शन देखेंगे, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। देन हम आ जाएंगे बेंजीन वाले कंपाउंड पे कि बेंजीन को कहां से बनाया जाता है, उसका क्या यूज किया जाता है, एंड देन हम उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। है ना, ये सारा यहाँ पे लिखा पड़ा है, आपको पता ही है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2, एंड बेंजीन का तो फॉर्मूला सब जानते हो 10th क्लास से, C6H6। है ना, अब बात करते हैं कि जो एल्केन है उसका सफिक्स यूज होता है ANE, जो आपका एल्कीन है उसका सफिक्स यूज होता है ENE, और जो आपका एल्काइन है उसका सफिक्स यूज करते हैं हम YNE। है ना, एंड बाकी सब तो मैंने आपको बता ही दिया। और अगर आपको इसकी नेमिंग की बात करनी है तो बच्चों नेमिंग की टेंशन मत लो, नेमिंग मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले ही पार्ट में बता दिया था, चाहो तो आप उस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, अब बात कर लेते हैं सीधा कन्फॉर्मेशन की बात। देखिए, आप बोलोगे भैया कन्फॉर्मेशन तो एंड में आते हैं, बीच में आते हैं, पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हम फिर इसके बाद सीधा रिएक्शन की सारी सीरीज देखेंगे। तो कन्फॉर्मेशन को सबसे पहले खत्म करते हैं। कन्फॉर्मेशन क्या होता है, कन्फॉर्मेशन इज अ रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू द सिलिंड्रिकल सिमेट्री ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ठीक है, दीज अरेंजमेंट कॉल्ड एज कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मर या रोटामर्स। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आपके पास जो कार्बन होते हैं, कार्बन आपके स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। तो मान लो मैंने बोला ये एक कार्बन है और ये एक दूसरे कार्बन का कंपाउंड है, दोनों आपस में जुड़े पड़े हैं। ठीक है, अब इन कार्बन को मान लो इस आगे वाले कार्बन के स्ट्रक्चर को मैं अगर रोटेट करता हूं, ठीक है, हल्का रोटेट करता हूं, तो आपको एक अलग अरेंजमेंट मिलेगी। और अगर इसको मैं थोड़ा और रोटेट करूंगा तो आपको दूसरी अरेंजमेंट मिल जाएगी। और अगर मैं इसको और रोटेट करता हूं देन आपको तीसरी स्ट्रक्चर या तीसरा रोटेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारा कन्फॉर्मेशन या कन्फॉर्मर या रोटामर्स हैं। समझ रहे हो, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको एक कार्बन के पीछे, मतलब एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, इसके पीछे एक दूसरा कार्बन लगाओ और इसको रोटेट करते रहो। ठीक है, देखा होगा क्यूबिक, देखा क्यूब खेलते हो आप लोग, तो क्यूब में क्या करते हैं, एक क्यूब के पीछे दूसरा फिर तीसरा, उसको रोटेट कर रहे होते हैं अपन। है ना, तो सिमिलरली कन्फॉर्मर भी अपने वही होते हैं। और याद रखना ये सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड के बीच में ही होता है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ ये एल्केन्स के केस में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी सिर्फ एक ही कन्फॉर्मर का एग्जांपल लेती है, जो कि है इथेन। ओके, तो उसी के बारे में अपन देखने वाले हैं, बाकी आप लोग इसी का आइडिया लगा के बना सकते हो। कन्फॉर्मर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैगर्ड और एक होता है इक्लिप्स्ड। एक होता है स्टैगर्ड एंड एक होता है इक्लिप्स्ड। याद रखना, स्टैगर्ड कैसा होता है, स्टैगर्ड आपका बिल्कुल मान लो आपने आगे जैसे कार्बन रखा था, आगे जिस तरीके से कार्बन रखा सेम अगर उसके पीछे एग्जैक्ट कॉपी रखते हो तो वो आपका कहलाता है इक्लिप्स्ड। और अगर मैं वही बात करूं कि आपने जैसा आगे कार्बन रखा है उसी के जस्ट अपोजिट आपने पूरा रोटेशन घुमाकर अगर कार्बन रख दिया तो आपका क्या बनेगा, स्टैगर्ड टाइप। देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो बात कर लेते हैं, इसमें भी है ना, आपको जो पढ़ना है आपकी क्लास में वो है 2 टाइप, जो कि आपका सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन
ये सोहर्स प्रोजेक्शन एक पढ़ना है आपको और एक पढ़ना है आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, ये दो टाइप के प्रोजेक्शन आपको पढ़ने हैं कन्फॉर्मर्स के अंदर। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बारे में बताया। देखिए यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये रहा एक कार्बन, ठीक है, और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है। सिमिलरली पीछे भी एक और कार्बन है और उससे भी इसी पैटर्न में हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, इस वाले के जस्ट पीछे ये वाला है और इस वाले के जस्ट पीछे वो वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एक स्ट्रक्चर के जस्ट बिहाइंड है ना, जस्ट इस हाथ के जस्ट पीछे अगर ये रख दूं मैं तो क्या कहलाएगा, ये इक्लिप्स कहलाएगा। ओके, और अगर स्टैगर्ड की बात करूं तो कुछ मत करना, यहां पर आपका जिस तरीके से आपने ये रखा था ना, इस तरीके से आपने एक कार्बन रखा तो इसका जस्ट अपोजिट पूरा रोटेट करके आप क्या करो, दूसरे कार्बन को रख दो। जैसे मान लो यहाँ पे आप देखोगे तो ये उल्टा वाई दिख रहा है और यहाँ पर आपने जो रखा है ये आपका सीधा वाई है। ठीक है, ये होता है आपका स्टैगर्ड टाइप। तो ये था आपका सोहर्स प्रोजेक्शन इथेन के लिए। अब बात करते हैं नियोमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। नियोमैन भी भाई कुछ नहीं है, नियोमैन में अपन सिलिंड्रिकल फॉर्म दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका कार्बन था, एक कार्बन आपने आगे रख रखा है, अब एक कार्बन इसके पीछे है, सिलिंड्रिकल फॉर्म है, तो आपको पता ही है कि ओवरलैप कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको देखने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब स्टैगर्ड टाइप कैसा होता है, मैंने बताया था कि अगर आप एक को उल्टे वाई के रूप में दिखा रहे हो तो दूसरा वाला जस्ट इसी के अपोजिट पीछे है, जो कि आपने सीधे वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है भाई, याद रखना, अगर एक इस तरीके से हो तो दूसरे का पूरा रोटेट कर दो, देन आपको स्टैगर्ड बन जाएगा। इक्लिप्स वाला आप देखोगे तो जैसे ये H है ना, इसी H के जस्ट पीछे दूसरा H है, दूसरे कार्बन का H है, और इसीलिए मैंने उसको रेड कलर से दिखाया है ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो और इजी हो समझने में। सिमिलरली आप इस वाले हाइड्रोजन के नीचे देखोगे ये वाला हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन के नीचे पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन है। तो ये आपके इक्लिप्स और स्टैगर्ड टाइप के क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। किसमें, एक सोहर्स प्रोजेक्शन में और नियोमैन प्रोजेक्शन में। आई होप सो कि आपको कन्फॉर्मेशन तो समझ में आ गया होगा, कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स समझ में आ गए होंगे। इसी के अराउंड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर पेपर में आता भी है तो बोल देंगे आपको मिथेन का या सॉरी मिथेन का नहीं, इथेन का कन्फॉर्मर बना के दिखाओ। ठीक है, तो ये आपके लिए इजी हो गया होगा। अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब पढ़ लेते हैं अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी आपको इस रिएक्शन में मतलब आपको यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेने हैं। जनरली आपको पता ही होता है, एक डबल बॉन्ड वाला होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। ठीक है, तो वो वाले लेने हैं और उनमें से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड कर देना है, यानी डबल बॉन्ड हटाकर ट्रिपल बॉन्ड हटाकर सिंगल बॉन्ड बना देना है। ठीक है, इजी रिएक्शन है, दूसरी भाषा में, दूसरे लफ्जों में इसको कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन का एडिशन वाली रिएक्शन। क्लियर है। रिएजेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा रिएजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर अगर आपको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराना है, ये जिसे अपन अनसैचुरेटेड कहते हैं, उसमें आपको H2+ में कोई भी कैटलिस्ट यानी निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन तीन की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा सकते हो। तो क्या होता है जनरली, मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर आपने लिया डबल बॉन्ड वाला रिएक्शन। ठीक है, आपने क्या किया, एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया और हाइड्रोजन और किसी भी एक की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन को करवाई। तो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है भाई, एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक पाई बॉन्ड तोड़ दो और जितने पाई बॉन्ड तोड़ रहे हो ना उसी हिसाब से कार्बन को हाइड्रोजन दे दो। तो यहां में हमने एक तोड़ा तो एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे। क्लियर है। रिएक्शन अगर देखोगे तो क्या बन जाएगा आपका, C सिंगल बॉन्ड, देखो डबल तो टूट गया, सिंगल बना, यहां पे आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। आपने एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया है तो वो लिख के दिखा दो, सिंपल है भाई। ये आपने एल्कीन से एल्केन बना लिया। अब सेकंड एग्जांपल मान लो, अब अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाए, तो ये ट्रिपल बॉन्ड देख लो केस, तो इसमें भी क्या करना है आपको, वही सेम हाइड्रोजन और निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में क्या करवानी है, रिएक्शन करानी है। मैंने क्या कहा याद रखना, मार्क माय पॉइंट, जितने पाई बॉन्ड तोड़ोगे उतने ही हाइड्रोजन आप कार्बन को दोगे। अब सिंपल सी बात है, दो कार्बन है तो दोनों कार्बन को उस हिसाब से आपको हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे मैं दो पाई बॉन्ड तोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे एल्केन बनाना है और एल्केन तो सिंगल बॉन्ड वाला होता है, तो दो पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो इस कार्बन को भी मैं दो हाइड्रोजन दूंगा और इस कार्बन को भी मैं दो हाइड्रोजन ही दूंगा। तो ये आपको देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन मतलब है और यहाँ पर आपने अपनी तरफ से हाइड्रोजन जोड़कर
इसको एल्केन बना दिया। क्लियर? तो ये थी अपनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन की प्रिपरेशन। सेकंड आती है आपकी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड से किस तरीके से आप एल्केन बनाते हो वो देखो। सबसे पहली रिएक्शन आ जाती है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या करवाते हो, यहां पर हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड यानी RX, X में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। एक बात और बता देता हूं, फ्लोरीन कभी भी रिडक्शन रिएक्शन नहीं दिखाता, क्योंकि फ्लोरीन जो है कार्बन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखता है, और यही रीजन है कि फ्लोरीन कभी भी कार्बन को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो रिएजेंट देख लो, रिएजेंट क्या लेते हैं अपन, जिंक प्लस डाइल्यूटेड HCl। ओके, अब ये भी जो है ना आपका रिएजेंट, ये भी रिएजेंट कुछ नहीं करने वाला है, ये रिएजेंट भी आपको हाइड्रोजन ही देगा और रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा। देखो मान लो आपके पास क्या है, RX है, आपने RX लिया और आपको यहां पे मिल रहा है Zn प्लस में आपने डाइल्यूटेड HCl लिया, ठीक है। होगा क्या, होगा ये कि H जाएगा और यहां से X को रिमूव कर देगा, ये X हट जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा आपका RH प्लस में आपको मिलेगा HX। ओके बच्चों, तो इस तरीके की आपकी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। याद रखना यहाँ पे अपन ने X जो लिया है वो X आपका क्या है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन जनरली आपका फ्लोरीन वाली रिएक्शन जनरली नहीं होती है। उसका रीजन क्या है कि ये फ्लोरीन और कार्बन बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखते हैं, और बाकी और रीजन भी है बट वो आपके काम का नहीं है, तो उसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। याद रखना क्लोरीन भी होगा, ब्रोमीन भी होगा और आयोडीन होगा। आयोडीन भी क्या करता है, आयोडीन जब रिएक्ट करता है इसके साथ तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हीटेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये एग्जांपल आप याद रखना, बाकी अब चलते हैं अपन वुड्स रिएक्शन की तरफ। अब वुड्स रिएक्शन में आपको रिएजेंट याद रखना है, आपका वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट होता है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब सवाल ये बन सकता है कि भैया हम ड्राई ईथर ही क्यों ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे। तो इसका रीजन ये है कि जो सोडियम है आप जानते हो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आपको याद ही होगा। तो उस हिसाब से अगर आप कुछ भी लेते हो तो सोडियम रिएक्शन करवाने की जगह उसी मीडियम के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को इनकम्प्लीट छोड़ देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपन ड्राई ईथर लेते हैं ताकि सोडियम रिएक्ट ना कर पाए, है ना। तो अब रिएक्शन होती कैसे, यहां पर इस रिएक्शन को है ना जनरली आप कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हो। और होता क्या है इसमें, मान लो हमने लिया RX इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। एक बार बता के चलता हूं, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, देखो आपको पता होना चाहिए जो वुड्स रिएक्शन है ना वो कपलिंग रिएक्शन है, यानी आप RX ले रहे हो ना तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, प्लस में जो सोडियम लोगे वो भी आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा इसके 2 मॉलिक्यूल, तो कुछ इस तरीके से लिखो कि आपको रिएक्शन इजी पड़े, तो ऐसे लिखो। अब होगा क्या, यहां से ना ये दोनों आपस में बॉन्डिंग बना के निकल जाएंगे और RR जो बचेगा ये RR आपस में जुड़ जाएगा, यानी आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को, RR प्लस में यहां से आपका सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैलाइड के साथ जाकर बाइंड हो गए। ओके, अब बात करते हैं, मतलब प्लस में आपके 2 सोडियम के मॉलिक्यूल हेलोजन के साथ जाकर जुड़ गए। क्लियर? ये तो था आपके लिए कि अगर सेम काइंड के या सेम टाइप के आपके एल्केन है ना, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास डिफरेंट टाइप के आ जाए, तो अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड मिल जाए आपको तो क्या करोगे, तब देखो तब रिएक्शन कैसी होती है। तब मान लो आपका पहले RX था, सेम सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, बट इस केस में आपका R' है, यानी ये एल्काइल हैलाइड दूसरा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको जब रिएक्ट कराओगे, देखो ज्यादातर रिएक्शन तो सेम होने वाली है, ये रिएक्शन तो निकलेगी, मतलब ये वाला पार्ट तो बाहर निकल जाएगा। अब बनेगा क्या, बनने के लिए आपका ऊपर वाले की तरह RR भी बन सकता है, मतलब देखो RR भी बन सकता है, प्लस में आपका R और R' भी बन सकता है, एंड प्लस में आपका R' और R' की बॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये याद रखना, क्लियर है? होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। अगर ना समझ में आए तो देखो एक एग्जांपल ये समझ लो कि अगर आपके पास CH3 एंड क्लोरीन है और आपने उसे सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, प्लस में दोबारा से क्लोरीन, बट इस केस में आपका एल्काइल हैलाइड क्या लिया अपन ने, यहाँ पे ले लेते हैं CH2 CH3 लेते हो, तो रिएक्ट करके क्या होगा, ये चीज तो भाई निकल जाएगी, है ना, ये चीज तो निकल जाएगी। आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे CH2 के 2 मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, CH2 के 2 मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, मिलने के लिए आपको इथेन के 2 मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, और या फिर आपको एट द एंड में मिल सकता है क्या, CH3 CH2 एंड CH3।
ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी भाई, वैसे लिखना पूरा ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा लिख के छोड़ दो, ये तीनों ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल भी करके मैंने दिखा दिया। अब बात करते हैं अपना फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अब तीसरी प्रिपरेशन कहां से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी जहां पे जनरली अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। पहली रिएक्शन आप पढ़ोगे डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करोगे, आप निकालोगे, डिलीट करोगे, इसीलिए इसका नाम डी कार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, इसका रिएजेंट याद रखना बच्चों, इसकी जो रिएजेंट होते हैं ना, इसमें हम जनरली रिएजेंट में लेते हैं सोडा लाइम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या हीट। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन इसमें जनरली, आपको देखो, आपको क्या लेना है, RCOONA, ये आपका कोई सॉल्ट है, अगर आपने इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या हीट, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, याद रखना, यहां से लेकर ये पूरा पार्ट यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट बचेगा क्या आपका RX, यहां से आपको मिलेगा RX, ओके, एंड प्लस में आपको क्या मिलेगा Na2CO3। होप सो ये भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है ना, इजी रिएक्शन है, ज्यादा टफ नहीं है, एक आध प्रैक्टिस, एक आध एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी में बतेरे एग्जांपल है, कर लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आपका कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या होता है ना कि सेकंड, मतलब ये भी आपका इसी का पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन क्या कर रहे हैं, एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका एग्जांपल आपका दूसरा है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या करते हैं हम, रिएजेंट होता है आपका पानी और करंट, जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होते हैं। तो होगा क्या इसमें, आप यहां पर भी सेम ले सकते हो, लेने के लिए आप इसमें आप पोटेशियम का सॉल्ट ले सकते हो या सोडियम का सॉल्ट ले सकते हो। तो जनरली अपन लेके चलते हैं पोटेशियम सोडियम का सॉल्ट। ठीक है, तो RCOONA लिया हमने, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया आपने। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, याद रखना, इसे रिएक्ट करवाओगे तो आपको यहाँ पर RR यानी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे RR के। अब ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर भाई इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अब दिमाग में बैठा के चलना, इस केस में भी हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं सभी के, और इस केस में भी 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, तभी आपको RR मिलेगा, ऐसा नहीं अपने आप आ गया ये। ठीक है, कोई जादू तो हो नहीं रहा यहाँ पर, तो समझ के चलना, क्लियर। अब होगा क्या, यहां से RR तो मिल गया, प्लस में आपको क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा आपको NaOH। ठीक है, एंड प्लस में आपको और क्या क्या मिल सकता है, आपको एक और चीज मिलेगी, वो मिलेगी आपको हाइड्रोजन गैस, एंड और क्या बच रहा है, देखो, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। अब आप बोलोगे भैया ये बैलेंस सा नहीं लग रहा, तो भाई बैलेंसिंग थोड़ी सिखा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग थोड़ी सिखाते हैं। ठीक है, आपको फिर भी लग रहा है कि बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो, इतना तो आपने सीखे रखा है। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए बच्चों आपके लिए इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर अपन जनरली 2 रॉड लेते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो सबसे पहले देखेंगे कि एनोड के ऊपर क्या चीजें बनती है। तो एट एनोड क्या कर लेते हैं अपन, RC≡O एंड सिंगल बॉन्ड O। अब बोलो भैया यहाँ से सोडियम कहाँ गया, तो सोडियम मेरे बच्चे वो आगे ही निकल गया पहले। ठीक है, एनोड के ऊपर अपने को यही रिएक्शन दिखानी होती है। अब देखो, जनरली आप अगर एक ये कंपाउंड लेते हो तो इसमें से हमें क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करना होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेने हैं इस कंपाउंड के, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और इलेक्ट्रॉन भी आपने कितने निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। इस हिसाब से क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो कंपाउंड बनेगा, इसके ऊपर बनेगा एक फ्री रेडिकल। ठीक है, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब आप ये बात जानते हो कि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा सेल्फिश एलिमेंट है, ये हमेशा चाहता है कि ये स्टेबल रहे, और ऐसा क्यों ना चाहे, नेचर का लॉ भी यही कहता है कि हर इंसान को स्टेबल रहने की नीड है, और सारे मॉलिक्यूल भी स्टेबल ही रहना चाहते हैं। क्लियर, तो सेम ये ऑक्सीजन भी यही चाहता है। अब ये स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, ये इस वाले जो R का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मतलब इस पास वाले कार्बन से क्या कर रहे हैं, सुनो इधर आओ, इधर एक बात कहते हैं, यानी यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां फ्री रेडिकल बनेगा और एक फ्री रेडिकल यहां बनेगा। इन दोनों के बीच में होगा क्या, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे और आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहां पे तो आपको मिल जाएगा क्या, 2 RR हैं, तो आपस में बना लेंगे आपका RR, प्लस में आपको यहां से मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि बाहर
एलिमिनेट हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो एनोड के ऊपर है। एनोड पे आपको क्या मिलता है? इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कैथोड की। तो एट कैथोड देखो क्या मिल रहा है। अब सिंपल सी बात है, हमने रिएक्शन में एक तो ये लिया था सॉल्ट, प्लस में लिया था वाटर। अब वाटर को अगर आप देखोगे तो वाटर ब्रेक होगा किसके अंदर? एक तो H प्लस आयन में और एक ब्रेक होगा OH आयन में। ठीक है, अब यहां पर हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो यहां पे भी आपको जो ब्रेकडाउन होगा वो 2 मॉलिक्यूल में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, वो जाएंगे इस 2 हाइड्रोजन आयन के पास और यहां से ये मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे आपको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिल गए, और यही आपकी मैकेनिज्म है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की। होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई हो। अब फटाफट से देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एल्केन की, देन अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। चलिए इसे उतार लीजिए, अगर आपको उतारना है तो मैं साइड हो जाता हूं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज से जनरली सवाल आते हैं, तो इस वाले पार्ट को एक बार रीड करके चले जाना, और रीड ना भी करना चाहो ना तो ये वाले पॉइंट मेरे पढ़ लेना, इनफ है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। किसी भी एल्केन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो कैसी पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। एल्केन्स पोसेस वीक वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, जो एल्केन होते हैं, एल्केन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस में रहते हैं। और यही रीजन है कि जो 1 कार्बन से लेकर आपका 4 कार्बन की चेन अगर लेते हो तो वो गैसेस स्टेट में पाई जाती है। अच्छा, इनको याद रखना भाई, कहीं मिलेगा नहीं आपको, आपके लिए ढूंढ के लेकर आया तो याद रखना इनको। और कार्बन नंबर मान लो 5 कार्बन की चेन से लेकर 17 कार्बन की चेन तक जो आपके एल्केन है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और अगर इससे ज्यादा चले गए, कार्बन 18 से मतलब 18 की चेन से लंबे चले गए ना अगर चेन, तो वो आपको वैक्सी सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है, फिजिकल स्टेट है ये इनकी। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो जो एल्केन्स है वो नॉन पोलर होते हैं। रीजन क्या है? वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, नॉन पोलर है। और आपको ये लॉ तो पता ही होगा, लाइक्स डिसॉल्व इन लाइक। तो जैसे कि पोलर है तो पोलर पोलर में डिसॉल्व हो सकता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकता है, और आपका एल्केन एक टाइप का नॉन पोलर है। और वाटर की अगर बात करूं तो वाटर आपका एक पोलर सब्सटेंस है, पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर आप किसी को डालना चाहते हो तो वो भी पोलर होना चाहिए, जबकि आपका एल्केन कैसा है? नॉन पोलर है। तो सिंपल सी बात बनती है कि इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन एटसेट्रा। अल्कोहल, ईथर, बेंजीन जो है वो आपके नॉन पोलर सब्सटेंस ये भी होते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीजें याद होनी चाहिए। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है, फॉर्मूला भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आपने ब्रांचिंग बढ़ा दी है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली टू द इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको एक सिंगल मतलब आपको स्ट्रेट चेन दिख रही है, यहाँ पर आपको एक कम ब्रांचिंग दिख रही है और यहाँ सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। तो कोई पूछे पेपर में आ जाए बताओ इनमें से किस में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर ऐसा आ जाए कि ऑर्डर बताओ ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपल सी बात ये है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, देन इसका होगा और इसका सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो की है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। जितना ज्यादा आप कार्बन बढ़ाते जाओगे मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो यही सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब फटाफट बात करेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं फटाफट से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। थोड़ी बहुत ही रिएक्शन है, इतनी ज्यादा भी नहीं है, देखने में लग रहा होगा बहुत ज्यादा, मैं बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपका हेलोजिनेशन तो आपको पढ़ के जाना है, आएगा ही आएगा, इसकी मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या है हेलोजिनेशन में होता है, क्या है रिएजेंट क्या लेना है, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, हेलोजन प्लस में सनलाइट या यूवी रेस। पता है ना आपको, अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, होता है क्या है, देखो अपन ने लिया एल्केन और एल्केन को रिएक्ट करवाया हेलोजन के साथ। हेलोजन में यहाँ पर आपका एक्स में कुछ भी हो सकता है, होने के लिए फ्लोरीन हो सकता है, होने के लिए क्लोरीन हो सकता है, होने के लिए ब्रोमीन या आयोडीन, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन होगी, जनरल सी बात है। अगर ये रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ये चीज यहां से एक एक्स हटेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं करके, मान लो यहां पर आपका आर एक्स था, आर एच है,
प्लस में यहाँ पे x इंटू एक्स होगा। क्या होगा, यहाँ से एक x को उठा के लेके चला जाएगा, ठीक है ना, कहेगा चलो चलो यहाँ क्या कर रहे हो हमारे साथ चलो, ठीक, यहाँ से निकल जाएगा, गायब हो जाएंगे दोनों, और ये बचा x, ये बचा जाके r के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा rx प्लस में hx। ओके बच्चों, क्लियर है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई, देखो ये रिएक्शन आपने ना 10th क्लास में भी कर रखा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रखा है आपने, जहां पर हमने देखा था कि अगर हमने यहाँ पर x को, जो भी x है हेलोजन, वो एक्सेस में ले लिया तो ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक पूरे हाइड्रोजन कार्बन के पास से निकल ना जाए, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आपका हेलोजन आप क्या लेते हो, आप लेने के लिए फ्लोरीन ले सकते हो, लेने के लिए क्लोरीन ले सकते हो, लेने के लिए ब्रोमीन ले सकते हो और आयोडीन भी ले सकते हो, है ना। ऑर्डर देखो, ऑर्डर फॉर हेलोजन, अब ऑर्डर क्या होने वाला है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन होता है, देन ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। तो ये ऑर्डर बच्चों आपको याद रखना है। एक बात याद रखना, आगे एक और ऑर्डर की रिएक्टिविटी है, मतलब एक और रिएक्टिविटी का एक और ऑर्डर है जो कि है ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट फ्रॉम एल्केन। अब कौन सा कार्बन जल्दी हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। पहला टर्सरी कार्बन अगर होगा ना, टर्सरी नंबर का कार्बन, तो बहुत ही जल्दी हाइड्रोजन छोड़ेगा, देन आपका सेकेंडरी छोड़ेगा, देन आपका प्राइमरी आएगा, ठीक है, ये भी ऑर्डर याद रखना। अब काम की बात आपके नीचे लिख रखी है, अगर फ्लोरिनेशन करवा रहे हो, फ्लोरिनेशन मतलब यहां पर अगर आपने एक्स की जगह पर एफ रखा, ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होती है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा पड़ा है वेरी वॉयलेंट प्रोसेस, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं एक और रिएक्शन, आयोडोनेशन यानी आयोडीनेशन का। इसमें क्या कराते हो, सिंपल सी बात है, अगर आपने मीथेन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया तो बनाया गया आपका ये CH3 और आयोडीन प्लस में HI, ठीक है, HI। अब ये मैंने ना एरो दिखा रखा, ये एरो का मतलब आप जानते हो, इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हो, इसका मतलब होता है ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है, जो ये चीज बना है ना, ये वापस आपका रिवर्स होकर ये बन सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट ही आपको मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस HI को रिमूव करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम रिएजेंट यूज करते हैं, जो कि होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो है आपका HiO3, ठीक है, एंड HNO3। क्लियर है बच्चों। अब ये क्या करता है, ये इसके साथ रिएक्ट करके यहां से इसको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसकी है ना मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में जाती है, जो कि आपको करके जानी है, ठीक है। पहली मैकेनिज्म इसकी जो है ना, वो देखो क्या होती है, मैकेनिज्म के अंदर पहला स्टेप आ जाता है इनिशिएशन, ठीक है, जनरली आपको बुक के अंदर ही मिलेगा चेन इनिशिएशन के नाम से। अब इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या करना है, क्लोरीन लोगे, क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है, होगा क्या, ये बॉन्ड जो है ना, इस बॉन्ड के बीच में फ्री रेडिकल बनेगा, यानी आप फिशर बॉन्ड के थ्रू दिखाओगे, एक बॉन्ड इधर चला गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। क्लियर। तो आपको देखने को मिलेगा क्लोरीन के ऊपर एक फ्री रेडिकल एंड अगेन फ्री रेडिकल। क्लियर। सेकंड स्टेप आ जाता है आपका, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप आ जाता है आपका प्रोपिगेशन, जिसको आप कहते हो चेन प्रोपिगेशन। इसमें क्या होता है, जो आपने मिथेन लिया था CH, मान लो आपने 4 लिया हो वहां पर, या फिर कुछ और भी ले लिया हो, तो मैं CH3 लेके, मतलब CH4 लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पे 3 एंड एक बॉन्ड अपन ऐसे लिख के दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लस में देखो याद रखना, मैंने अभी बोला था कि यहाँ पर अपन हेलोजन जो भी ले रहे हैं वो एक्सेस में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल जो अपन ने बनाया ना, वो यहाँ पर मीडियम में ऑलरेडी है। अब होगा क्या, अगेन यहाँ पर से ये बॉन्ड टूटेगा और एक फ्री रेडिकल इधर बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो एक फ्री रेडिकल इधर बनेगा। अब होगा क्या कि देखो यहां से जब टूटा तो यहाँ बन गया एक CH3 का फ्री रेडिकल और प्लस में एक बन गया हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, और ये दोनों देखो, ये और ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपको रिएक्शन में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये बेचारा CH3 रेडिकल अकेला रह गया और यहाँ पे बन गया आपका HCl। क्लियर है। अब तीसरी रिएक्शन, मतलब तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप आ जाता है आपका टर्मिनेशन, जिसको अपन कहते हैं चेन टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, जितनी भी चीजें पूरे मीडियम में खाली घूम रही है ना, अकेले घूम रही है, वो आपस में आके क्या कर जाएंगी, मिल जाएंगी एंड रिएक्शन पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आपका क्लोरीन भी फ्री रेडिकल में घूम रहा होगा मीडियम के अंदर, आपका ये मिथाइल, जो ये मिथाइल का भी फ्री रेडिकल घूम रहा होगा, और आपका बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि देखो अब क्या हो सकता है, ये फ्री रेडिकल का था ना क्लोरीन, ये आपस में मिलकर ये आपको Cl2 दे सकता है। उसी तरीके से मान लो कि मीडियम के अंदर आपका CH3 प्लस में CH3 जुड़ जाए, ठीक है,
तो आपको यहां से मिल जाएगा इथेन मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? और हो सकता है, होगा क्या वैसे, तो हो क्या सकता है, होगा यही मिथाइल का एक फ्री रेडिकल प्लस में क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये मिला के आपको क्या देंगे CH3Cl। ओके, तो ये 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब है ना एक क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी में, वो पूछते ये हैं कि वो मतलब आपका वो पूछते हैं कि हैलोजिनेशन के किस स्टेप के अंदर आपको मीथेन मिल सकता है। ठीक है, मतलब मीथेन से इथेन मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है, चेन टर्मिनेशन यहीं पर है जो आपको मीथेन से मतलब मीथेन से मीथेन जुड़ रहा है और आपको इथेन मिल रहा है। हो सकता है अगर आपने मीथेन की जगह कुछ और लिया, इथेन लिया हो, ठीक है, इथेन का फ्री रेडिकल बनेगा और इथेन फिर इथेन से जुड़ के क्या देगा आपको, ब्यूटेन देगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपके सवाल आएंगे और आपको करके आना है। सेकेंड रिएक्शन जो आपको पढ़नी है वो है कंबशन। अब कंबशन तो आपको पता ही है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है एंड आपको वाटर मिलता है, ये तो पता ही होगा। तो यहां पर आप गौर से देखो, मैंने क्या लिख दिया है कि CH(CX)Hy, यानी यहां पर आप कार्बन का नंबर ले रहे हो और ये Y आपका हाइड्रोजन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस में आप देखो यहां पर क्या रखोगे, जो यहां पर कार्बन का नंबर था वो यहां रखोगे, प्लस में जो आपका हाइड्रोजन का नंबर था वो यहां रखोगे, रिएक्ट करवाओगे, आपका कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, देन आपकी रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बैलेंसिंग करने की झंझट यहाँ पर ना खत्म हो जाती है अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लोगे। ठीक है, पेपर में जो आएगा उसके हिसाब से आप इस रिएक्शन को परफॉर्म कर लेना। अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, जो कि है आपका कंट्रोल ऑक्सीडेशन। देखो ये भी एक टाइप के, ये भी आपका एक टाइप का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, लेकिन इसको आप है ना कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी अगर ये रिएक्शन एक बार चालू हो गई। लेकिन ये वाली रिएक्शन जो है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो विद दिस सम रिएजेंट जो आप खुद से डालोगे। ठीक है, तो देखो मान लो अपन ने मीथेन के 2 मॉलिक्यूल लिए, ऑक्सीजन के साथ उसे रिएक्ट करवाया और अगर आपने कॉपर और 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर डाला तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा मिथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना? वहीं अगर बात करें, अगर आपने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड और हीट, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, मिथेनॉल। ठीक है, प्लस में वाटर रिलीज होगा। क्लियर? अगर आपने यहाँ पर इथेन के 2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको क्या रखना है, यहाँ पर ये रिएजेंट रखना है CH3COO का स्क्वायर, मतलब 2 मॉलिक्यूल एंड मैग्नीज और हीट करना है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा एसिड प्लस में वाटर के 2 मॉलिक्यूल। क्लियर? ये रिएक्शन है ना एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज दे रखी है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट उठा के लेकर आया हूं, आप इसको याद कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी फोर्थ रिएक्शन जो कि है आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन रिएक्शन आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, वहां पे मैंने बताया था कि आइसोमर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आइसोमर बनने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आपको ये रिएक्शन करनी है तो जितने भी कार्बन दिए होंगे ना, जितने भी कार्बन की आपको चेन है उसमें से क्या करो, एक कार्बन कम करके लिख दो, कम कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, आपको यहाँ पे क्या कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी, क्या करा, एक कार्बन को उठाकर कहीं और जोड़ दिया, 1 2 3 4 और एक यहाँ जोड़ दिया, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका आइसोमराइजेशन की रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब कितनी भी लंबी चेन दे दे आपको, तो देखो ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर एक बन रहा था तो यहाँ बना के दिखाया, हो सकता है आपको और प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही मिलेगा। क्लियर है ना? तो आप इस तरीके से बना सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का क्या मतलब है कि आपका अगर स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट एल्केन की चेन है, अगर आपने ये रिएजेंट डाला Cr2O या फिर V2O5 और आपने टेम्परेचर लिया है 773 केल्विन, तो होगा ये कि जितनी भी आप कार्बन की चेन लोगे लंबी, वो पहले बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी के बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट यानी मिथाइल ग्रुप अदर जगह पर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन थी तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई बेंजीन में। अगर यहाँ पे 7 लेता तो 7 लेने के बाद क्या होता कि एक पहले चेन बनती बेंजीन की और देन एक ग्रुप लग जाता मिथाइल का। ठीक है, इसी तरीके से ज्यादा होता तो और आप एडजस्ट कर लोगे। ठीक है बच्चों, इसे हटा देते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम में क्या होता है, जब भी आप मिथेन को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी स्टीम के साथ, है ना, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो होगा ये, आपको निकल लेना है एज अ कैटलिस्ट और हीट करवाना है, तो आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आपको मिल जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस।
अच्छा, इसको वाटर गैस भी कहते हैं। और ये वाली रिएक्शन जनरली हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं ताकि आप लैब के अंदर ही क्या कर सको, हाइड्रोजन की क्वांटिटी को या फिर हाइड्रोजन गैस बना सको। ठीक है, इसके अंदर एक और रिएक्शन आती है जो कि आपकी पायरोलिसिस। पायरोलिसिस भी आपको एनसीईआरटी से देख लेनी है, इतनी ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है, इनकी तरह कोई ज्यादा उसमें लॉजिक नहीं है, आपको उसको डायरेक्टली वहां से याद कर लेना है। ठीक है, अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपन एल्कीन के बारे में, यानी एल्कीन की प्रिपरेशन देखेंगे पहले, देन बाकी प्रोसेस को सेम फॉलो करेंगे। उतार लीजिए, आपको इसे उतारना है तो। चलिए गाइस, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, सबसे पहली प्रिपरेशन है एल्कीन की, कहां से? एल्काइन से। सही सुना, एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं, इजी पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर है ना मेनली दो टाइप के रिएक्शन, आपको इसके अंदर आपको मेनली दो टाइप की रिएक्शन मिलती है। एक आप जहां पे कैटलिस्ट यूज करते हो, लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है, और दूसरा जहां पे यूज करते हो बर्च रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन में आपको डिफरेंस याद रखना है कि जब भी लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज होता है तो आपको सिस आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, और जब आपको बर्च रिडक्शन करवाते हैं अपन तो हमें ट्रांस आइसोमेरिज्म या ट्रांस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्लियर है ना? अब दोनों में भैया देखो याद रखना क्या क्या चीजें, इसका आपका कैटलिस्ट क्या है? पीडी एंड सी है, ये चारकोल है ये। क्लियर? और ये आपका सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। देखो एक एक करके दोनों रिएक्शन करवाते हैं। एल्काइन की बात हो रही है तो मान लो आपने एग्जांपल के लिए पहला क्या लिया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश। ठीक है, आपने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी चारकोल, आपको क्या मिल जाएगा? देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहां से ये बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, एक तो मिलेगा आपको आर। अच्छा, ये कैसे मिलेगा ये देख लेना, ये आपको मिलेगा सिस के फॉर्मेट में, डबल बॉन्ड सी, एक यहाँ पर आपका आर है तो यहाँ पे भी आपको आर डैश मिलेगा, नीचे आपको एच मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब मान लो अगर आप यही रिएक्शन करवाते हो, ऐसे सेम रिएजेंट लिया आपने, मान लो आर ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, वो भी लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो होगा यही, यहां से एक बॉन्ड तोड़ो, एक पाई बॉन्ड तोड़ो, और आपको यहां मिलेगा ट्रांस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी यहां पर आपका आर, यहां पे आपका आर डैश, यहां पे आपका एच, और यहां पे आपका एच। ठीक है, ये वाला आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप याद रखना। क्लियर? अब बात करते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर आपको एल्काइल हैलाइड मिलता है तो वहां से आप किस तरीके से एल्कीन बना सकते हो। इस रिएक्शन को अपन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका नाम डिहाइड्रोजिनेशन इसलिए भी है क्योंकि यहां से आपका एक तो हाइड्रोजन भी निकलता है और एक आपका हेलोजन भी निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हो। साथ ही साथ इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसे अपन जनरली कहते हैं। रिएजेंट याद रखना, रिएजेंट आपका एल्कोहलिक KOH है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होती है देखो, जनरल मान लो अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, आपने क्या लिया? C डबल बॉन्ड, मतलब C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपने एक H लिखा, यहाँ पे भी आपने H रखा है, सिमिलर यहाँ पे H, सिमिलर यहाँ पे H है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर और इस तरीके से कुछ आपके रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, ज्यादा ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको मैकेनिज्म समझाना है। अब आपने क्या करा, आपने रिएजेंट लिया है एल्कोहलिक KOH। अब देखो आपको पता होता है, आपको पता है कि ये जो पोटेशियम है ये पॉजिटिव आयन बनाता है, ये नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला क्या करता है? अच्छा, यहाँ पे H नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आपका X आएगा, और X आपका क्या हो सकता है भाई? X आपका कुछ भी हो सकता है, याद रखना। X आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। ठीक है ना? अब आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले याद ये रखना कि जो ये नेगेटिव आयन होता है ना, नेगेटिव आयन, ये जाके अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा? इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। सवाल आपको पूछना चाहिए कि भैया ये इधर क्यों अटैक कर रहा है, नीचे क्यों नहीं कर रहा? तो रीजन ये है कि जब ये नेगेटिव वाला है ना, ये नेगेटिव OH अगर यहां से होकर जाएगा तो ये जो X है ये इसको दूर रेपेल करेगा, तो ये जो X है ये इसको रेपेल करेगा, मतलब ये यहां से आने नहीं देगा, इसलिए ये वाला पाथ ये फॉलो नहीं करता। ये कहां से आता है? ये यहां से उठकर पीछे जाएगा इस वाले पास। ठीक है, इस वाले रास्ते से इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, और ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन, ये वाला OH इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यानी ये रिएक्शन के बीच में एक आपको इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लो मैं बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर CC बॉन्ड, यहाँ पर आपका H, यहाँ पे आपका हेलोजन, यहाँ पे है आपका
X, यहाँ पर भी आपका क्या है X है, मतलब H है, HS है यहाँ पे सारे जगह। अब क्या हुआ कि हेलोजन ने यहाँ पर इस वाले OH नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक करा इस वाली स्पीसीज पर, तो मालूम मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पर OH नेगेटिव आया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखोगे कि यहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड फॉर्मेशन, और इन दोनों के बीच में आपको बॉन्ड ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप देखोगे एक चीज यहां पर कि यहां पर भी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और इसके बीच में भी आपको बॉन्ड ब्रेकिंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आपका BF है यानी बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर आपका BB है यानी बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां पर भी आपका क्या है BF यानी बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहां पर आपका BB यानी बॉन्ड का ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये होगा ये कि यहां से ये X चला जाएगा, ये X निकल जाएगा, और यहां से ये H वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, और यहां पर आपकी डबल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। यानी कुछ होगा ऐसा कि यहां पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है किसका, एल्काइल हैलाइड से किस तरीके से अपन डबल बॉन्ड वाले यानी एल्कीन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसकी ना रिएक्टिविटी याद रखना, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना आपको, वो है कि जितना ज्यादा बड़ा आपका हेलोजन होगा उतना ही जल्दी वो, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो उतनी जल्दी क्या करेगा, ग्रुप को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपका होता है हेलोजन के लिए। सिंपल सी बात है ना भाई, जितना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा हेलोजन का वो उतना ही ज्यादा जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा हेलोजन का साइज उतना ही वीकर बॉन्ड, और उतना ही जल्दी वो लीव कर देगा। ठीक है, वही अगर बात करें कि कौन सा मतलब आपका एल्काइल ग्रुप, एल्काइल वाला जो पार्ट है वो, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखनी है, तो वो भी याद रखना, वो होता है आपका टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये आपको ऑर्डर याद रखने हैं। ठीक है, अब आपका थर्ड रिएक्शन है, कहां से आप बना सकते हो एल्कीन, वो बना सकते हो विसिनल हैलाइड से। ठीक है, विसिनल हैलाइड क्या होता है, जनरली अपन इसे कहते हैं डीहेलोजिनेशन। ठीक है, ये भी क्या है डीहेलोजिनेशन, ये इसमें क्या करेंगे अपन हेलोजन को रिमूव कर देंगे। क्लियर, हेलोजन को रिमूव करेंगे। मान लो आपके पास कोई ये ग्रुप है CH2 एंड अगेन CH2, और इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा पड़ा है Br एंड Br। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं अपन, ये रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Zn। ठीक है, यहाँ पर Zn होता है आपके पास, जिंक होता है। क्या करो, देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं करने का, यहाँ पे जिंक को बीच में डालो, ठीक है, और होगा ये कि Zn इस दोनों Br को लेके निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों Br को लेके निकल जाएगा, और आपको एंड में क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में आपको मिल जाएगा ZnBr2। तो मैटर नहीं करता कि आपको रिएक्शन समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप रिजल्ट लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि किस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, क्योंकि बाकी के मैकेनिज्म तो आप 12th में जाके पढ़ोगे हर रिएक्शन के बारे में, और बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक के बारे में। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी आपके पेपर हैं, तो आप ये देखो कि आप रिएक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको तरीका बता रहा हूं, यहां से इसको जोड़ो, निकालो, और आपका डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब आता है आपका फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से आप किस तरीके से क्या बना सकते हो, डबल बॉन्ड यानी एल्किन बना सकते हो, वो देख लो। इसमें अपन रिएक्शन लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। इस रिएक्शन को अपन डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर, अब देखते हैं क्या, आपके पास कोई एल्कोहल होगा, मान लो मैं ले रहा हूं CH3CH2OH, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो आप, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हो। होगा क्या, सिंपल सी बात है भाई, आपके पास ये नॉर्मल एल्कोहल है ना, यहां से तो OH जाएगा ही जाएगा, और एक H मान लो किसी भी एक में से ये H निकाल के ले जाएगा, और आपको क्या दे देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और प्लस में आपको ये देके जाएगा वाटर। ठीक है, अब पानी निकल रहा है ना, पानी निकल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को अपन डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, जितनी भी बड़ी चेन लगा दो, जितनी भी बड़ी, मान लो यहाँ पे तो मैंने CH3 CH2 और OH लिया था, आप CH3 CH2 CH2 OH ले लो, तो आपको वहां पे 3 कार्बन के बीच में कहीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, और 1 कार्बन नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है ना भाई, क्लियर है। तो इन तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब फटाफट से देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, इसे उतार लीजिए आप। तो चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में। ठीक है ना, ये भी वैसा ही है जैसा आपका ऑलमोस्ट अपन ने एल्कीन के बारे में देखा था ना, वैसे कुछ रिजेम्बलेंस है, देख लेते हैं।
फिजिकल स्टेट की बात करेंगे सबसे पहले। फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डरलेस नहीं है, ऑर्डर है यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डरलेस तो आगे जाके प्रॉपर्टी ही है मेन। तो ऑर्डर क्या क्या होता है, मतलब एक एल्कीन की स्टेट कैसी होती है, कलर क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्टार्टिंग के 3 एल्कीन होते हैं ना, यानी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सारे के सारे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके गैसेस स्टेट में मिलते हैं आपको। दूसरी बात कर लेते हैं जो बाकी के इसके बाद 3 के बाद, मतलब आपके ब्यूटीन के बाद वाले होते हैं ना, वो सारे के सारे मतलब वहां के 14 तक, मतलब ब्यूटीन से लेकर बाकी जो 14 और ऐड करोगे ना, वो सारे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और बाकी बात करते हैं उसके बाद के, वो सारे आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको जनरली एक बार नजर डाल के चले जाना पेपर में, और कुछ मत करना, ठीक है। उसके बाद करते हैं एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इजी है, एल्कीन जो होते हैं कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। अब आप बोलोगे भैया इसमें बताने वाली बात करी, बताने वाली बात ये है कि इथीन जो होता है ना, ये भी होता तो कलरलेस ये भी है, एक्सेप्ट इसके अंदर एक ऑर्डर होता है, यानी इसकी स्मेल होती है जो फेंट स्मेल होती है, यानी आप बोल सकते हो स्वीट फेंट स्मेल होती है, ओके। तो बस एक एक्सेप्शन है भाई, ये भूलना मत, एक बार देख लेना इसको। बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो मैंने आपको पहले बताया था भाई कार्बन कार्बन के बीच में वो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं वो, ठीक है। और आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही है, लाइक डिसॉल्विंग लाइक एंड अनलाइक डिसॉल्विंग अनलाइक। तो सिंपल सी बात है, ये आपके नॉन पोलर होते हैं तो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बट सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर एटसेट्रा। अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की, तो बस ये लास्ट प्रॉपर्टी देखो, इजी है। सबसे पहली बात, सिमिलर एज एल्केन, एल्केन की तरह ही होती है पूरी पूरी प्रॉपर्टी, है ना, कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे, यानी जैसे जैसे चेन लंबी हो जाएगी, वैसे वैसे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्रांचिंग आ जाती है बीच में, है ना, ब्रांचिंग आ जाती है, तो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दोनों घट जाएगा, ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं। अब एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, ट्रांस और सिस का केस आ जाता है कि मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का कम होता है एज कंपेयर टू सिस, और वही अगर उल्टा कर दोगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बन जाएगा। यानी देखो, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ओके। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के बारे में, चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों फटाफट से देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो एल्कीन्स है वो रिच सोर्स होता है आपके लूजली हेल्ड पाई बॉन्ड का, ठीक है। और यही रीजन है जिसकी वजह से दे शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी जितनी भी आप यहाँ पर रिएक्शन देखने वाले जनरली सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है, ओके। अब सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। याद करो जब एल्केन कर रहे थे तो सबसे पहली रिएक्शन क्या करी थी हमने, अनसैचुरेटेड से कुछ करा था, सिमिलर यही है वहां पर, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस कैटलिस्ट यानी निकल पैलेडियम और प्लेटिनम के बीच में रिएजेंट क्या लोगे, H2 प्लस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपका पैलेडियम, प्लेटिनम और क्या ले सकते हो, निकल ले सकते हो। अब आपको लग रहा हो भैया ये रिएक्शन तो देखी देखी सी लग रही है, थोड़ी देर पहले करी थी, बिल्कुल सही बच्चों, वही रिएक्शन है। क्या करते हैं अपन, डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन को लेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड लिया अपन ने, डबल बॉन्ड को इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और एक कैटलिस्ट ले लेंगे, कोई सा भी पैलेडियम ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, निकल ले सकते हो। इसकी प्रेजेंस में क्या करोगे, इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, और जितने पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही कार्बन के ऊपर आपको हाइड्रोजन ऐड करने होंगे। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक, एक हाइड्रोजन, एक आपने पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो आप एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे दोगे दोनों कार्बनों को, तो क्या मिल जाएगा आपको, इस तरीके से आपको एल्केन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्केन बनना ही आपका एल्कीन का पहली प्रॉपर्टी है केमिकल, ठीक है। दूसरा है आपका एडिशन ऑफ हेलोजन। अब क्या कर रहे हो, आप हेलोजन ऐड कर रहे हो। याद करो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या करा था कि नॉर्मली हमने हेलोजन को निकाला था, डीहेलोजिनेशन, याद है, विसिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड, तो उसी का रिवर्स है। अब हम विसिनल हैलाइड बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, आपके पास कोई सा भी एल्कीन है, मान लो ये एल्कीन है आपके पास, ठीक है भाई, आपने क्या करा, एक हेलोजन इसके अंदर ऐड करा, हेलोजन ऐड करोगे तो होगा क्या, कुछ नहीं, जहां जहां ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे और दोनों तरफ क्या कर दोगे आप, दोनों तरफ कुछ इस तरीके से आप हेलोजन को जोड़ दोगे, ठीक है भाई। रिएक्शन बहुत इजी है, ज्यादातर आपको बस दिमाग यहां लगाना है, बाकी तो ये दोनों रिएक्शन इजी है, ठीक है भाई। ये विसिनल हैलाइड बन गया। अब बात कर लेते हैं आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब एडिशन करना है अपने को हाइड्रोजन हैलाइड का, रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका HI, ठीक है, देन HBr, देन HCl। वही रीजन है भाई, जितना ज्यादा बड़ा आपका हेलोजन उतनी जल्दी वो रिएक्शन को करवाएगा, ठीक है।
अगर मान लो इफ एल्कीन इज सिमेट्रिकल, अगर एल्कीन जो है सिमेट्रिकल होगा तो क्या होने वाला है, देखो मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, मान लो एग्जांपल के लिए HBr है, तो रिएक्शन क्या होगी भाई, देखो दोनों सिमेट्रिकल है तो इन दोनों में से कहीं पर भी जाके आप Br को जोड़ दो तो आपको कुछ मिलेगा इस तरीके की रिएक्शन CH3 CH2 Br। ठीक है भाई, ये रिएक्शन है। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैं ले रहा हूं CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे CH है, CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, फिर से ले लेते कोई यही CHBr, रिएक्ट करवाएंगे तो मैंने क्या कहा, ये 5 बॉन्ड तोड़ो, इनमें से किसी एक के पास भी आप HBr को जोड़ दो। ठीक है, तो सेम CH3 CH2 CHBr एंड CH3, तो ये आपका इस तरीके से आपने सिमेट्रिकल के लिए करवा लेते हो। लेकिन मान लो कंडीशन क्या आ जाए कि आपके पास एल्कीन जो है अनसिमेट्रिकल हो, एल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, तो दो केस बनते हैं मेरे बच्चों, एक बनता है आपका मार्कोवनिकोव रूल और दूसरा बन जाता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल। समझो इस रिएक्शन को कैसी होती है, देखो मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है, देखो पहले एग्जांपल के लिए मान लो एग्जांपल के लिए मैं ये लिख लेता हूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं है ना, देखो इसके इस तरफ CH2 है और इस तरफ आपको एक अलग से मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिकल तो नहीं है भाई। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर, इसके इस तरफ एक अलग से ग्रुप है। अब इस केस में क्या होता है, मार्कोवनिकोव कहते हैं जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, मतलब जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां पर आपको क्या करना है, वहां आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, वहां आपको कुछ नहीं करना, लेकिन जहां पर कम हाइड्रोजन हो वहां क्या करो, वहां आप हेलोजन को ऐड कर दो। ठीक है भाई, जहां कम हेलोजन हो वहां आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो। यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन को दिखाऊं, यानी अगर इस रिएक्शन को अपन रिएक्ट करवाते हैं, मान लो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन करवा रहे हो आप किसकी प्रेजेंस में, HBr की प्रेजेंस में, तो क्या देखने को मिलेगा भाई, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये Br है, ये Br देखो इन दोनों में से कहां पर हाइड्रोजन कम है, यहां पर हाइड्रोजन कम है, तो ये Br वाला जो है ना, ये Br जाकर यहां अटैक करेगा। ठीक है, और होगा ये जो ये H बचेगा ये वाला यहां जाकर अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा CH3 CHBr एंड आपको मिल जाएगा CH3। समझे बच्चों, ये आपका मार्कोवनिकोव रूल कहता है। लेकिन कई केसेस में आपको ये चीज है ना, आपके मतलब मार्कोवनिकोव रूल जस्टिफाई नहीं कर पाते इस आंसर को, तो इसीलिए फिर हम किस चीज से देखते हैं, अपन फिर देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से इसके आंसर को करते हैं। अब कार्बोकैटायन आप जानते हो भाई, कार्बोकैटायन कहता है कि जो टर्सरी जो कार्बोकैटायन होता है ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी के केस में, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना होता है, कार्बोकैटायन बना के देखना पड़ता है। कैसे करते हैं, देखो मान लो आपके पास ये था पूरा ग्रुप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब आपके पास HBr था, ये देखो Br तो नेगेटिव होगा और H जो है वो पॉजिटिव देगा, जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव आएगा। अब देखो H है ना कहीं भी जाके जुड़ सकता है, दो केस बनेंगे, एक हो सकता है यहाँ जुड़ जाए, एक हो सकता है यहाँ जुड़ जाए, हमें भी पता नहीं है। ठीक है, तो मान लो एक केस ऐसा बन गया जिसमें CH3 CH2 एंड CH2, तो यहाँ पे आपका कैटायन बन गया, और अगर यहाँ जुड़ेगा वो जाकर तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, वो CH3 CH एंड CH3। ठीक है, और यहाँ पे CH2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका कैटायन बन गया। क्लियर, अब आप खुद गौर से देखो, यहाँ पर जो कैटायन बना है आपका वो आपको प्राइमरी कार्बन पे है ना, मैंने बताया था जहां पे कैटायन बन रहा है तो प्राइमरी है, तो ये वाला कैसा है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल हो गया ये। ठीक है, और ये वाला मोर स्टेबल हो गया। रीजन क्या है बच्चों, रीजन देखो, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये वाला आपका सेकेंडरी कार्बन है, तो ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बन, या बोल सकते हो आप सेकेंडरी कार्बोकैटायन। समझे, इसी वजह से ज्यादा स्टेबल है, और ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल है। तो अगर आप इसको लेके चलते हो आगे तो ये आपको माइनर प्रोडक्ट देगा, यानी यहां पर से आपको मिलेगा
माइनर प्रोडक्ट, समझे बच्चों। और ये आपको देगा मेजर प्रोडक्ट, और यही चीज आपको पेपर में पूछी जाती है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट दे रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको, आपके लिए ये आपको मिलेगा CH3 CH2 Br एंड CH3। ठीक है भाई, इस तरीके से जैसे यहाँ पर आप देखोगे CH3 CH2 यहाँ पे 2 आएगा। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ओके, अब बात करते हैं एक इसी रिएक्शन का, इसी का जस्ट उल्टा, इसका एक अपोजिट रिएक्शन होती है जो कि है आपका एंटी मार्कोवनिकोव रूल, जिसे अपन क्रॉस इफेक्ट भी कहते हैं, है ना। अब इसके अंदर रिएजेंट क्या लेते हैं अपन, पेरोक्साइड लेते हैं, ये आपका रिएजेंट होता है, क्लियर। अब इसको कैसे कराते हैं, देखो ये कहना ये मतलब जो एंटी मार्कोवनिकोव है ना, ये क्या कहता है कि जहां पर भी जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां क्या करो, वहां आप हेलोजन दे दो। ठीक है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां हेलोजन दे दो। एग्जांपल के तौर पर अपन वही लेके चलते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, H यहाँ पे CH आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये कंपाउंड है। अब मान लो आपने इसके साथ रिएक्शन करवाई, किसकी, HBr की, और रिएक्शन मतलब आपने रिएजेंट क्या लिया, ये रिएजेंट आपने पेरोक्साइड लिया। तो क्या मिलेगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है ना भाई, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे ये Br जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा, और ये H जाके जुड़ जाएगा इस वाले पार्ट पे। क्लियर है बच्चों। तो आपको इस तरीके से क्या मिलेगा, CH3 CH2 एंड CH2Br। ठीक है, तो ये था आपका एंटी मार्कोवनिकोव रूल। क्लियर, इसमें इतनी ज्यादा है ना, आपको मैकेनिज्म देखना नहीं होता, जनरली ये चीजें ना एप्लीकेबल लग जाती है, मतलब इनकी ये जो बात है ये लगती है इस पर। ठीक है, तो मैकेनिज्म वैसे आपकी इसकी भी दे रखी है एनसीईआरटी में, अगर आप चाहो तो वहां से चेक कर सकते हो। क्लियर, अब अपन देखते हैं एल्कीन्स की बाकी की प्रॉपर्टीज को। बच्चों अब बात कर लेते हैं बाकी की केमिकल रिएक्शंस की, जो कि है एल्कीन्स की, है ना। तो उसमें से आ जाता है आपका एक एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या करते हो, सिंपल सी बात है, ये आपके मार्कोवनिकोव रूल के ऊपर ही बेस्ड है कि आप एक सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, है ना। तो उसको खोल के लिख रखा है। बस होगा क्या, ये वाला जो पार्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, ये डायरेक्टली जाकर वहां अटैच होगा जहां पर आपका कम हाइड्रोजन है, यानी ये वाला पार्ट जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस कार्बन से। देखिए यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया मैंने सिंपल से तरीके से, है ना, OSO2OH। ठीक है भाई, कुछ भी कम नहीं हुआ है, बस एक आपका हाइड्रोजन कम हो गया, है ना, क्योंकि आपको रूल तो पता ही है कि अगर आप चीजें निकालोगे तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे जाएगा ना भाई, क्योंकि ऐसे डबल बॉन्ड पे तो हटेगा, डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा आपको। तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर OSO2OH जाके जुड़ गया। ये आपका डायरेक्ट है आपका फॉर्मूला, आप लिख सकते हो या याद कर सकते हो, सिंपल सी रिएक्शन है, इसलिए इसके लिए ना इतना दिमाग खाएंगे नहीं अपन। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर को ऐड करने पर क्या होगा भाई, आप जानते हो ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, पेपर में आपको हाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से ही मिल सकती है। जनरली क्या करते हैं, देखो आप जानते हो यहाँ पर, देखो सिंपल सी बात है, जो वाटर होता है वो दो पार्ट में टूटता है, एक तो प्लस आयन में और एक माइनस आयन में। तो अब ये भी है ना, ये भी आपका किसको फॉलो करता है, मार्कोवनिकोव रूल को। ठीक है, मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेगा, जहां पर आपको कम हाइड्रोजन मिले वहीं पर जाकर नेगेटिव आयन को जोड़ दो। और सिंपल सी बात है, अगर मार्कोवनिकोव रूल नहीं भी लगाना ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहां पर कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। मान लो अगर ये H अगर यहां जाके जुड़ता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर कहीं पर आपको कार्बोकेटायन मिलेगा जो कि प्राइमरी होगा। लेकिन अगर वही मैं इस H को यहां जाके जोड़ता हूं तो यहां पर आपको कार्बोकेटायन मिलेगा जो कि गौर से देखो टर्सरी है, और टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए ये जो OH है ना, OH नेगेटिव वाला, वो यहां जाके जुड़ जाएगा। और यहां जुड़ते के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3C, और यहां जोड़ दो OH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो इस तरीके से आपको कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, बनने के लिए आपका ये भी बन सकता है, देखो प्लस में आप ये भी ले सकते हो कि CH3CH एंड CH2, और यहां जाके OH जुड़ गया, एंड आपका इस वाले पार्ट पर आपका CH3 है। लेकिन भाई ये आपका माइनर है और ये आपका मेजर है, और माइनर मेजर का फर्क मैंने आपको बता दिया, किसके बेसिस पे करते हैं, कार्बोकेटायन के बेसिस पे। क्लियर, अब बात कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में आपको रिएजेंट लेना होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट लिया, और जिसको अपन
बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, फॉर्मूला डाइल्यूटेड KMnO4, ठीक है। अब ये चीजें आपने पढ़ रखी है भाई, 10th क्लास में पढ़ते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आपका KOH नहीं आएगा, यहाँ पे आपका KMnO4 आएगा, ठीक है ना भाई, थोड़ा वहां पे मिसप्रिंट हो गया था। अब देखिए क्या करना है, आपने एल्कीन लिया, वाटर के प्रेजेंस में आप क्या करवा रहे हो, इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हो। सिंपल सी बात है, ये आपको क्या देगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, और ऑक्सीडेशन करवा के आपका क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये कुछ नहीं, आपको दोनों साइड, यहां से सिंगल, यहां से आपका डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ OH जुड़ जाएगा, यानी कुछ ऐसा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर OH जोड़ दो, ठीक है, और इस कार्बन पे भी OH जोड़ दो, ठीक है। तो ये है आपकी पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टी। लेकिन वही अगर मैं बात कर दूं कि अगर आपने एसिडिक KMnO4 लिया, ठीक है, एसिडिक KMnO4 लिया, तो क्या होगा कि जो एल्कीन है वो एल्कीन कीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है और डायरेक्ट वो एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि एल्कीन किस टाइप का लिया है आपने। देखिए यहाँ पर आपने जो एल्कीन लिया है वो कुछ इस टाइप का है कि अगर आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हो, अगर यहाँ से आप बॉन्ड तोड़ते हो तो वो कीटोन बना के देगा आपको, और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं यहां से तोड़ता हूं, यहां से अगर आप तोड़ोगे तो आप देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल ऑफ आपको क्या मिलेंगे, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना भाई, ये याद रखना आप, क्लियर। तो ये इजी है, कुछ नहीं है, रिएक्शन आपने ना ये सारी कर रखी है और एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे भी रखी है, तो आपको बस ये रिएक्शन याद करनी है, ठीक है। इसके अंदर इतना कोई मैकेनिज्म है नहीं, तो ज्यादा आपको करने की हेडेक लेने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। मैकेनिज्म जहां पर है वहां पे मैं आपको समझाते चल रहा हूँ साथ साथ, जैसे कि वहां समझाया, यहाँ समझाया और यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। अब एक रिएक्शन आती है आपकी ओजोनोलिसिस, जिसमें पर क्या करते हैं, एल्कीन को, किसी भी एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं पहले ओजोन के साथ, यानी मान लो मैं अगर ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अपन O3 के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, यहां से आपको ये बॉन्ड तोड़ देने हैं, ठीक है। बॉन्ड तोड़ के क्या करना है, ओजोन 3 है ना, 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन को अरेंज करना है कुछ इस तरीके से, CH3 CH, यहां पर O, फिर CH2, यहां O, यहां O, इस तरीके से आपको बॉन्ड बनाना है। एंड देन आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से ब्रेक कर देना है, ठीक है, और आपको Zn प्लस में वाटर जो है उसकी प्रेजेंस में क्या करना है, इनको सेपरेट कर देना है, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CHO प्लस में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, CH, ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल सकता है HCHO। तो ये आपके प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, जो कि ओजोनोलिसिस में जनरली मिलते हैं। सिंपल है भाई, दोबारा समझ लो कि कहीं भी एल्कीन हो ना, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को इस तरीके से अरेंज कर दो कि आपको एक होम जैसा, यानी घर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, ठीक है। O यहां से इस तरीके से तोड़ दो, एंड देन अगेन इसको इस तरीके से आप ब्रेक डाउन कर सकते हो इजीली। उसके बाद आप Zn प्लस वाटर दो, तो आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये आपको देख रहे हो, यहाँ पर एक एल्डिहाइड मिल रहा है, एक यहाँ पर आपको दूसरा एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है। एक लास्ट रिएक्शन आपकी बचती है जो कि है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कुछ भी नहीं है भाई, एल्कीन अगर आपने लिया है, नंबर मान लो यहाँ पर बहुत सारे n नंबर ऑफ एल्कीन लिया आपने, यानी मल्टीपल्स हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, डिपेंड होगा कि क्वेश्चन में कितने दिया गया, ठीक है। और आपने हाई टेम्परेचर लिया और कैटलिस्ट को यूज करा है, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर मिथेनॉल मिल सकता है, मतलब एक एल्केन की सीरीज मिलेगी, और वहां पर आप यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके भी बहुत लंबी चेन हो सकती है, जितने यहाँ पे आप कार्बन लोगे उस हिसाब से यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन, तो ये थी आपकी टोटल केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। अब आपका बच जाता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड आपका लास्ट बच जाता है बेंजीन के बारे में प्रिपरेशन एंड बेंजीन की केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, अपन उसे भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस की, ठीक है। अब दो ही टॉपिक बचे हैं, एक एल्काइन बचा और एक आपका बेंजीन बचा है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। दो ही प्रिपरेशन के मेथड है, जिसमें से पहला है आपका फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। रिएक्शन में क्या करते हैं, जब भी अपन कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, एंड देन आपको एल्काइन मिल जाता है, ठीक है। देन आपको एल्काइन का ग्रुप मिल जाता है, क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ये अपने पास कैल्शियम कार्बाइड है, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्काइन। अब ये कैल्शियम कार्बाइड आपको कहां से मिला वो देखो, अगर मान लो आपने कभी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है, हीट किया आपने,
तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका किसमें, एक तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज होकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, देन आप क्या करोगे, इस कैल्शियम ऑक्साइड को 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, तो आप 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नहीं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कोक इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा CaC2 एंड एक मिल जाएगा आपको क्या, कैल्शियम मोनोऑक्साइड। क्लियर। तो इस वाली रिएक्शन से मतलब यहां से हमें कैल्शियम कार्बाइड मिला है, जिसकी वजह से हमने ये रिएक्शन करवाई और आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, ये रिएक्शन आपके काम की है। देन अपनी सेकंड प्रिपरेशन आ जाती है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब इसमें क्या करते हैं, जनरली अब अगर अपन एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो ये आपको एल्कीन देता है, लेकिन अगर आपने और आगे प्रोसेस करना है, मतलब अगर आपको एल्काइन बनाना है तो हम क्या करते हैं, सोडियम अमाइन भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अपनी रिएक्शन डबल बॉन्ड पे ना रुक के सीधा ट्रिपल बॉन्ड पे चली जाती है। क्लियर। करते क्या है, ये आपके पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड है। क्या करोगे आप, KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे एल्कोहलिक, और ये सारी प्रोसेस आपको पता है भाई, इससे पहले वाली रिएक्शन हमने देखा है। ठीक है, क्या होगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करेगा, जिसके बाद यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से -KBr निकलेगा एंड वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका एक रिएक्शन हुई जिसमें डबल बॉन्ड है और एक Br है अभी भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब डालेंगे अपन NaH2। ठीक, NaH2 क्या करेगा, ये Na जो है, ये Na जाके अटैक करेगा सिर्फ Br पे और NaBr बन के बाहर निकल जाएगा। देन जो यहाँ पे बचा NH2, ये NH2 क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, जिसकी वजह से वो बन जाएगा आपका NH3 और वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देन बचेगा क्या, यहाँ पे 2 रेडिकल बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो बच्चों ये वाली रिएक्शन याद रखना, क्योंकि ये रिएक्शन आपको कन्वर्जन में बहुत काम आएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एल्काइंस की। तो एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर ही है एल्कीन और एल्केन की जैसे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट 3 एल्काइंस आर गैसेस स्टेट, नेक्स्ट 8 आर लिक्विड एंड अदर एल्काइंस जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने एल्केन में भी देखा था, एल्कीन में भी देखा था। अगर बात करें, ऑल एल्काइन आर कलरलेस ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन। ठीक है, देखो जितने भी एल्काइंस होते हैं ना, वो सबके सब कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं, सिवाय एसिटाइलिन के, जिसके पास गार्लिक ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब गार्लिक जैसी इसकी स्मेल होती है। देन बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली जो एल्काइन का है वो हायर होता है किसके कंपैरिजन में, एल्केन और एल्कीन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अच्छा इनकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इनका वाटर से कम होता है, इसी वजह से ये वाटर पे फ्लोट कर रहे होते हैं एंड साथ ही साथ ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। और आप ये बात तो जानते हो कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ओके, इसे नोट कर लो आप। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस के बारे में। अब इसके अंदर है ना, आपको 3 पार्ट में ही पढ़ना है। पहला आप पढ़ोगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, दूसरा आप पढ़ोगे एडिशन, आपका आ जाएगा एडिशन रिएक्शन, और तीसरा आ जाएगा आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन या फिर पॉलीमराइजेशन जिसे कहते हैं। सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन की बात कर लेते हैं। ये होता क्या है, जनरल सी बात है, जो आपका NaNH3 होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, और जब भी आपका NaNH3 रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्काइन के साथ, तो वो आपको फॉर्म करके देता है एसिटाइलिन। ठीक है, और प्लस में वो हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है। और ये चीज बाकी के जो है ना आपके एल्कीन और एल्केन, ये रिएक्शन शो नहीं करते। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है, दिस अकर्स ओनली इन केस ऑफ इथाइल नॉट इन इथीन विच शोज दैट इथाइन इज एसिडिक इन नेचर। और इसी की वजह से हमें पता चलता है कि जो इथाइन है वो एसिडिक है नेचर से। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया किस तरीके से, इसका तो कुछ लॉजिक बना ही नहीं। तो समझो, जिसके अंदर भी एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, एस कैरेक्टर मतलब हाइब्रिडेशन, याद है पहले चैप्टर में बताया था, एस कैरेक्टर जिसके अंदर ज्यादा है उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। और अगर आप गौर से देखो, मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन जरा बताओ आप खुद। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर देखोगे, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन आप देखोगे तो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी आपके 2 सिग्मा बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये आ गया आपका sp। अब इसमें अगर गौर से देखोगे तो 50% इसके अंदर s कैरेक्टर है और 50% इसके अंदर p कैरेक्टर है। ठीक है, तो 50-50 का रेशियो है। वहीं अगर मैं चला जाऊं किसमें, डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड में ये रेशियो घट जाता है। ठीक है, ये रेशियो घट जाता है।
क्योंकि वहां पे आपका पी कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाता है और एस कैरेक्टर कम होता जाता है। तो जिस हिसाब से आपका एस कैरेक्टर कम होता जाएगा उस हिसाब से आपके एसिडिटी यानी एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाता है। और यही रीजन है कि आपका जो इथाइल है, इथाइल वाला ग्रुप होता है, जो इथाइन वाला, वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है इन नेचर। तो आपको एक ट्रेंड याद रखना है कि एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के बीच में अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको कहीं पर भी तीन चीजें मिल रही हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो वहां पर आपका एल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट होगा, देन आपका एल्कीन का होगा, उसके बाद कहीं जाकर एल्केन का होगा, क्योंकि एल्केन के अंदर बहुत ही कम परसेंटेज मिलता है आपको एस कैरेक्टर का। ठीक है, वही अगर बात कर लो कि तीनों या एल्कीन के अंदर पूछ रहा है कि एल्कीन के अंदर बताओ एसिडिक कैरेक्टर, तो देखो ये वाला मतलब जहां पर आपको ज्यादा ग्रुप नहीं मिल रहे हैं वो आपका कैसा आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अगर जहां पर मान लो ग्रुप चेन बढ़ते जा रही है फिर देन वो आएगा, और इसी तरीके से जितनी लंबी चेन होती जाएगी उतना ही एसिडिक कैरेक्टर घटता जाएगा। ओके बच्चे, अब बात करते हैं अपन एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। देखो इसके अंदर है ना मैकेनिज्म वगैरह दे रखी है, उसको समझने की जरूरत है नहीं, रिएक्शन याद रख लेना क्योंकि रिएक्शन जनरली आपसे पूछी जाएगी। अगर आपने क्या करा एल्कीन के अंदर अगर आपने एल्काइन के अंदर डाइहाइड्रोजन को ऐड करा तो क्या होगा, ये रिएक्शन याद करो, मैंने आपको कहां बताया था, सबसे पहले रिएक्शन में, सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना वहीं पर बताया था कि हाइड्रोजन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, वो क्या करता जाता है, पहले डबल बॉन्ड में जाएगा देन वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होता है। देखो पहले यहाँ पर आपने एक बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड, तो एक एच इधर दोगे, एक एच इधर दोगे, तो ये आपका एल्केन बनेगा। फिर अगेन आप हाइड्रोजन दोगे और ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो एक एच इधर दोगे और एक एच इधर, तो आपको इथेन मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, इजी है। अब बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर आप हेलोजन को जोड़ते हो तो क्या होगा, मान लो आपके पास ये इथाइन है, सॉरी ये इथाइन नहीं है, मान लो ये आपके पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन में अपन ने क्या जोड़ा, Br, Br, ठीक है। तो Br क्या करेगा, Br जाकर ये दोनों, एक इधर अटैक करेगा और एक इस वाले पे अटैक करेगा, ठीक है, दोनों जाके अटैच हो जाएंगे। फिर क्या करोगे, Br भाई एक्सेस में हमारे पास Br मीडियम में एक्सेस है, तो वो क्या करेगा, दोबारा जाकर अगेन ये वाले दो Br आएंगे, एक बार और दोबारा ये नीचे जाके इससे जुड़ जाएगा और ये इधर से जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सिंपल सी रिएक्शन है, यहां पर आपको बस कुछ नहीं करना है, Br जोड़ देने वहां पर जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, मतलब जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं वहां पर आपको ऊपर नीचे Br जोड़ देने हैं। क्लियर, ये तो हाइड्रोजन के लिए था। अगर कोई और से भी हो ना आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें भी आपको सेम ही करना है। क्लियर है बच्चों। अच्छा जनरली क्यों करते हैं ये रिएक्शन, हम यूज करते हैं यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हमें जब भी अनसैचुरेशन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट करना होता है ना, तो इस रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। क्लियर, अब बात कर लेते हैं थर्ड रिएक्शन की, जो कि आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अगर अब आप हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ते हो तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, देखिए आपके पास वही है, प्रोपाइन है, प्रोपाइन है, और आपने क्या जोड़ा यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड में क्या लिया अपन ने, ब्रोमाइड लिया है, ब्रोमीन बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो क्या होगा, ये जाएगा पहले इस कार्बन पे, ये वाला पहले जाएगा कहां पर, जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो मार्कोवनिकोव रूल है। क्लियर, तो वो वहां पे जाके जुड़ गया और ये हाइड्रोजन यहां जाके अटैच हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से। क्लियर है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। अब बात कर लेते हैं कि दोबारा क्या होता है, ये रिएक्शन ही ऐसी है कि अगेन एक बार और Br आएगा और उसी कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पर पहले Br जुड़ा था। देखो यहां पर था, हमने अगेन Br दिया यहां पर, तो ये दोबारा जाके इसी वाले कार्बन पे जाकर अटैच हो जाएगा और एक ही कार्बन पे आपको 2 Br देखने को मिलेंगे। तो ये होता है आपका हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये होता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर में मतलब अगर आप वाटर ऐड करते हो, कोई नहीं, अगर आप वाटर ऐड करते हो तो क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, ये इथाइन है, ये इथाइन है, इसमें आपने क्या करा, वाटर ऐड करा, तो वाटर मतलब ये कहां तक जाएगा, ये रिएक्शन वहां जाके रुकेगी जब ये आपको एक एल्डिहाइड बना के देगा, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, याद रखना जब भी आप वाटर ऐड करते हो तो इथाइन आपको क्या देगा, एल्डिहाइड बना के देगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है, जो आपका यहां से एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएंगे जिसकी वजह से ये OH जाके अटैक करेगा, ठीक है, OH जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, मतलब किसी भी एक कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, ठीक है भाई। और फिर देन ये वाला हाइड्रोजन जाके इधर जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH एंड हाइड्रोजन। अब इसका क्या करवाते हैं, फिर अपन आइसोमराइजेशन करवाते हैं, यानी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है।
पोजीशन चेंज करोगे आप तो क्या हो जाता है, यहां से जो ये आपका हाइड्रोजन था ना दो, यहां पर यहां वाला हाइड्रोजन देखो ये यहां पर जो आपके दो हाइड्रोजन थे, होगा क्या कि यहां का एक हाइड्रोजन आकर इसके पास जुड़ेगा, जिसकी वजह से जो ये आपका पाई बॉन्ड था ना ये यहां जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझो, ये वाला हाइड्रोजन जो आपका ये हाइड्रोजन है ये जाके यहां जुड़ जाएगा, और यहां पर जो आपका एक डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहां से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्लियर है। अब ये रिएक्शन आपको जनरली करनी क्या होती है बेटा, ये याद कर लेना, क्योंकि इस टाइम पर आपको है ना मैकेनिज्म समझने में ध्यान नहीं देना, सिंपल सी बात है। जो रिएक्शन बता रहा हूं उन रिएक्शन को एक बार देखो, समझो, एनसीईआरटी लगाओ और फिर उसको याद करो। देन आपका आया था पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में ना एक लीनियर पॉलीमराइजेशन आता है और एक आया था आपको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इंपॉर्टेंट आपके लिए साइक्लिक है, क्यों, क्योंकि जब भी आप है ना कोई भी इथाइलिन लोगे, अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, इथाइन लिया है, इथाइलिन नहीं है, इथाइन लिया है हमने। ठीक है, अब इथाइन ले रखा है हमने और इथाइन के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो जब भी अगर आप मान लो एल्काइन को पास करवाते हो रेड हॉट आयरन ट्यूब में से और इतना आपका टेम्परेचर रहता है, तो वो अपने आप ही कन्वर्ट किस में हो जाता है, बेंजीन में। ठीक है, तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी का ही है, तो वहां जाके देख लेना किस तरीके से इस रिएक्शन को परफॉर्म करा गया। इसको खोल के दिखाया उन्होंने क्या करा है कि सब में से, जैसे ये इथाइन है, यहां से एक पाई बॉन्ड तोड़ा और आगे की बॉन्ड बनाते चले गए और आगे के बॉन्ड बनाते चले गए, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक क्या मिल रहा है, बेंजीन मिलता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए ये लिखवाया है, लीनियर वाली इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए उसको छुड़वा दिया मैंने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बचा है, वो है आपका बेंजीन। तो देख लेते हैं कि बेंजीन में एरोमेटिसिटी क्या होती है। अब देख लेते हैं बेंजीन के अंदर एरोमेटिसिटी क्या होती है। ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो फटाफट से इसको देख लीजिए, आप उतार लीजिए। तो चलिए बच्चों बात करते हैं बेंजीन की, और सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन से। बेंजीन 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है, जिसे अपन कहते हैं बेंजोइड कंपाउंड्स, और दूसरे को कहा जाता है नॉन बेंजोइड कंपाउंड। बेंजोइड का मतलब है कि बेंजीन होगा उसके अंदर, मतलब बेंजीन की रिंग तो होगी या बेंजीन की डेरिवेटिव होंगे। लेकिन वही अगर बात करें नॉन बेंजोइड कंपाउंड की, तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि जिसके अंदर आपको ना बेंजीन की रिंग नहीं मिलती है। ओके, बेंजीन की रिंग इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो इतना था। बाकी आईयूपैक नेमिंग तो भाई मैं पहले बता चुका हूं कि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, आपको वीडियो जाके वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो नेमिंग की बात नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे एरोमेटिसिटी की। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी क्या है भाई, आपको इसकी कंडीशन निकालना। देखो पेपर में आता है कि बताओ क्या ये आपका एरोमेटिक है, ये रिंग आपकी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो पता कैसे करेंगे, उसके कुछ रूल है। सबसे पहला रूल कि वो साइक्लिक होना चाहिए, एरोमेटिसिटी देखने के लिए वो कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन आपको पता ही है भाई, कंजुगेशन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके का मतलब आपको सिस्टम देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, ध्यान बात करते हैं, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर यानी sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और चौथा रूल होना चाहिए कि वो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो कर रहा हो। अब हक्कल रूल क्या कहता है, तो देखो अगर आपको चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड, अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब उस कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की जगह पे 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ आप रख सकते हो। जनरली मैं बता देता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपको पता करने हैं तो सीधी सी बात है, वो है ना आपके कैसे होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही करते करते वो आगे चलना चाहिए। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक बोल सकते हो आप उसे। अगर मान लो आपको एंटी एरोमेटिक निकालना है, तो एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, सिंपल सा बता दो ट्रिक, 4 का मल्टीपल होना चाहिए वो। ठीक है, 4 का मल्टीपल क्या क्या होता है आपका, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है। 4 8 12 16 और ऐसे आगे चलते जाओ। इनको अगर हटा दोगे तो जो भी नंबर बच रहे हैं वो सारे आपके एरोमेटिक होंगे, और ये जो 4 के मल्टीपल वाले हैं और वो आपके एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक है, लिखा पड़ा है। अब आपको सवाल आना चाहिए, अब आप, अच्छा अब ये दो तो बता दिया मैंने, अब बात करते हैं कि नॉन एरोमेटिक कौन सा होता है। नॉन एरोमेटिक वो होता है जो इन चारों में से किसी एक भी रूल को अगर अनफॉलो करेगा ना, फॉलो नहीं करेगा, वो आपका नॉन एरोमेटिक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब पता करते हैं कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहला रूल क्या है, साइक्लिक होना चाहिए। देखो साइक्लिक तो हैगा, साइक्लिक है। दूसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो कॉन्जुगेशन देख लो, मान लो यहाँ से बात कर लेते हैं बैठकर, यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, तो कॉन्जुगेशन तो आपको दिख रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है, दूसरा रूल ही फॉलो हो गया। देन कह रहा प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर के लिए sp2 आपको हाइब्रिडाइज चाहिए। चलो मान लेते हैं इस कार्बन में बैठ के देखते हैं, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक ये बॉन्ड है
और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। और एक तो हाइड्रोजन के साथ होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको बैलेंसिंग तो करनी होगी। तो मान लो एक बॉन्ड, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब sp2, ठीक है। तो ये प्लेनर भी हो गया, ओके, प्लेनर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। अगर हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है इस रूप में या इस रूप में, तो वो आपका या तो एरोमेटिक होगा या आपका एंटी एरोमेटिक होगा। तो चलो देख लेते हैं। इसमें पाई बॉन्ड देखो सबसे ज्यादा कितने हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो एक पाई बॉन्ड ये रहा, यानी एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली एक पाई बॉन्ड ये रहा, यानी 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, यानी टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा था कि अगर आपका 4 का मल्टीपल आ रहा है, इट मींस ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक, है ना, एंटी एरोमेटिक, ठीक है बच्चों। इसकी बात कर लेते हैं। अब बताओ क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, पहला रूल फॉलो कर रहा है। क्या ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, बिल्कुल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये आपका कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तीसरा, क्या ये प्लेनर है, ऑफ कोर्स प्लेनर है। देखो यहाँ पे कार्बन देखते हैं, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 3 बॉन्ड है सिग्मा, यानी 3 सिग्मा आ गए और sp2 हो गया, यानी कि कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड इसमें 3 है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई के, तो 3 में कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था अगर 4 का मल्टीपल होगा तो एंटी एरोमेटिक, और अगर नहीं होगा तो आपका एरोमेटिक। तो ये वाला आपका एरोमेटिक आ गया, ठीक है। अगर पेपर में आए ना एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक निकाल के दिखाओ, तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो देखो बेंजीन की प्रिपरेशन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एल्काइन वाले केस में करा था, जहां पर हमने इथाइन को क्या करा था, रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाला था, ठीक है, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो गया था बेंजीन में। तो एक तो प्रिपरेशन अपन वहां से कर सकते हैं, दूसरी प्रिपरेशन कहां से कर सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। क्या करेंगे, ये आपका एरोमेटिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे, ठीक है। जिसके बाद होगा क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हीट देंगे, तो ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगा, और देन आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, Na2CO3, ठीक है। ये 2 प्रिपरेशन आपकी बेंजीन की है। उसके बाद बात करते हैं, थर्ड बात कर लेते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल की। अब क्या करते हैं इसमें आपका फिनॉल है, ये तो आप जानते हो फिनॉल है। जिंक की प्रेजेंस में जब हम इसे हीट करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली बेंजीन देता है, प्लस में जिंक ऑक्साइड देता है, ठीक है भाई। जो ये टोटल 3 टाइप की आपकी प्रिपरेशन है बेंजीन की। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बीइंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सेम है भाई, ये भी नॉन पोलर है, जिसकी वजह से वाटर में इनसॉल्युबल है। सेकंड पॉइंट, दे आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड, या तो ये कलरलेस लिक्विड हो सकते हैं या फिर ये सॉलिड हो सकते हैं। तो ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन और कुछ बेसिक सी नॉलेज। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, जो की है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो चलिए बच्चों फटाफट से चैप्टर को समाप्त करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, सारी रिएक्शन एक साथ कंबाइन करके लिख दिया है मैंने, ठीक है। सबसे पहला आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ना है। इसके मैकेनिज्म आपको ध्यान नहीं देनी, क्योंकि एनसीईआरटी ने इतनी ज्यादा इसकी बात करी भी नहीं है, और बात कर रखी है वैसे तो, लेकिन वो पूछेगा नहीं मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म आपको हायर क्लास में यानी 12th क्लास में पढ़ना है। यहाँ रिएक्शन देख लो, कभी भी अगर आप बेंजीन को अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है और हर रिएक्शन का अलग नाम है। जैसे कि अगर मैंने HNO3 और या कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया बेंजीन को, तो आपको मिलेगा क्या, बेंजीन के ऊपर NO2, ठीक है। इसे कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। और अगर हमने क्लोरीन की प्रेजेंस, मतलब बेंजीन को क्लोरीन के प्रेजेंस में एनहाइड्राइड AlCl3 में या फिर FeCl3 में रिएक्ट करवाया, तो आपको मिलेगा क्या, ऑर्थोक्लोराइड, ठीक है। मतलब बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पर आपको मिल जाएगा क्लोरीन, या पैरा के ऊपर आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। मतलब यहां तो रहना ही रहना है, ठीक है, बस यहां पर और यहां पर आपका एक्स्ट्रा जुड़ेगा, ठीक है भाई। इसको कहते हैं क्लोरीनेशन। देन थर्ड रिएक्शन आ जाती है, क्या कर रहे हो आप, H2SO4 और SO3 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन के ऊपर SO3H प्लस में वाटर मिलेगा। इसको कहते हैं हम सल्फोनेशन, ठीक है। ये रिएक्शन है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, CH3Cl को एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में किससे रिएक्ट करवाते हैं, बेंजीन के साथ। आपको मिलता है बेंजीन के ऊपर मिथाइल एंड टॉलिन भी से आप कह सकते हो, प्लस में HCl निकलता है। देन ये वाली रिएक्शन है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या कराते हैं, इसमें अपन CH3COCl लेते हैं एंड एनहाइड्राइड AlCl3 लेते हैं।
सेम ये वाला पार्ट यहां से जाके जुड़ जाता है, मतलब इसको यहां से Ca लगा दो और इसको घुमा के जोड़ दो बेंजीन से, प्लस में HCl रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये आपकी सारी रिएक्शन है बेंजीन वाली। अब बात कर लेते हैं अदर रिएक्शन की, जो कि है एडिशन रिएक्शन। अगर आपने बेंजीन को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो क्या मिलेगा आपको? साइक्लो ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। या फिर सेकंड रिएक्शन में अगर आपने बेंजीन को 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया और साथ में यूवी रेज दी और टेम्परेचर कुछ 500 केल्विन रखा, तो आपको कुछ ऐसा ग्रुप मिलेगा जिसमें चारों तरफ मतलब हर जगह आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट रिएक्शन, जो कि है कंबशन। कंबशन में आपको पहले बता चुका हूं भाई कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया हो तो नीचे डाउट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक टॉपिक जिसका बचता है वो एनसीईआरटी से आप रीड कर लेना, ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। फिलहाल तो इस चैप्टर के अंदर आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो जो मैंने आपको सारी करवा दी। ठीक है, फटाफट से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको रिएक्शन समझ आई या नहीं आई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।